हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक के एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं JAIIB एंड DBF, JAIIB जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। JAIB के लिए जो फी स्ट्रक्चर है 1 सालों के लिए वो है 6,399 रुपये, लेकिन आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे यहाँ पर RP10 आपको इंस्टेंट यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अभी एक ऑफर चल रहा है, बता दें, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज नाउ फ्री। Ace your JAIIB examinations preparation with an exclusive 7 days free trial। अगर आप 1 से 3 मई के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। लाइव क्लासेस बाय टॉप एडुकेटर्स, लाइव क्लासेस बाय टॉप एडुकेटर्स, लिमिटेड एक्सेस to the best in class study material, single unified planner to track classes and test। तो अभी ही आप लर्निंग स्टार्ट करिए, ये बिल्कुल फ्री है। 1 से 3 मई के बीच अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 7 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। यहाँ पर JAIB की बात करें तो कुल 4 पेपर है, जहाँ की पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर 2 है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 है यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जहाँ पर कि आपको पेपर 1 में पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके मॉड्यूल ए में है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल बी है यहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और पेपर नंबर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस। मॉड्यूल बी है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पेपर नंबर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसके लिए मॉड्यूल ए में है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉड्यूल बी है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी है यहाँ पर टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। वहीं पर पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके मॉड्यूल ए में है रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स, मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट, मॉड्यूल ई है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो आपको फिर से बता दें, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 1 से 3 मई के बीच अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7 डेज का फ्री ट्रायल है, यानी 7 डेज फ्री ट्रायल है। 1 से 3 मई के बीच अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लर्निंग स्टार्ट करिए। लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस by India's top educators, unlimited access in the best in class study material, single unified planner to track classes and test। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं JAIB इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल डी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यूनिट 41 म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बाद जो है एक सेक्शन हम आपका करवाएंगे मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन है कि ए म्यूचुअल फंड्स इज, क्वेश्चन है ए म्यूचुअल फंड इज, पहला ऑप्शन है ए टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट कंट्रोल्ड बाय द बैंक अथॉरिटी, दूसरा है ए कलेक्शन ऑफ स्टॉक and a trust assets management company that brings together a group of people and invest their money in stocks, bonds and other securities। and C number यहाँ पर mutual funds is a most suitable investment for public as it's offer an opportunity to invest in diversified efficiently managed basket of securities at a relatively high cost। and चौथा है all of the above। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड इज, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट पब्लिक एज इट्स ऑफर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन a diversified efficiently managed basket of securities at relatively high cost। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड इन ए ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ, पहला ऑप्शन है
डिफरेंट बैंक कस्टमर विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। बी है कि ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर ए कॉमन फाइनेंशियल गोल। तीसरा है डिफरेंट इन्वेस्टर्स हु हेल्प फ्रॉम द सेम बैंक। एंड चौथा है कि ए बॉन्ड ऑफ मैनेजमेंट, ए बॉन्ड ऑफ मैनेजमेंट। एक मिनट रुक जाइए, कुछ क्वेश्चंस गलत सेट हो गए। यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से बताइएगा आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। पहला ऑप्शन है कि चैलेंजिंग सेविंग फ्रॉम इन्वेस्टर टुवर्ड्स अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। दूसरा है कि प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट। तीसरा है मोपिंग अप सेविंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड चैलेंजिंग देम टुवर्ड्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। एंड चौथा है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा मोपिंग अप ए सेविंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड चैलेंजिंग देम टुवर्ड्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सुपरवाइजेज म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। बताइएगा क्वेश्चन है कि हु सुपरवाइजेज म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आईआरडीए। देखो म्यूचुअल फंड्स में होता है क्या है कि जैसे सपोज करिए कि कस्टमर है, कस्टमर डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदता है, जानकारी का अभाव है या उनके पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है, तो एक्सपर्टीज के लिए कंपनी बैठी हुई बीच में कौन, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपके पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। यानी कि म्यूचुअल फंड्स कंपनियां क्या है, तो एक कंपनी और कस्टमर के बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम करती है। तो क्वेश्चन है कि हु सुपरवाइजेज म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेबी, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सम इन्वेस्टर्स प्रेफर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन द कैपिटल मार्केट। दूसरा है लैक ऑफ फंड फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरा है कि लो रिटर्न्स इन द कैपिटल मार्केट। एंड चौथा है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम इन्वेस्टर्स प्रेफर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट। इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन द कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज म्यूचुअल फंड्स, व्हाई इज म्यूचुअल फंड्स। पहला ऑप्शन है कि मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम बैंक्स। दूसरा है कि मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक। तीसरा है कि मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड चौथा है मैकेनिज्म पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। पहला ऑप्शन है कि मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम बैंक। दूसरा है ए मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक। तीसरा है ए मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड चौथा है कि मैकेनिज्म पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कि मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए स्पॉन्सर इन म्यूचुअल फंड्स। What is the role of a sponsor in a mutual funds? Hold the securities of various scheme of fund in custody. दूसरा है manage the fund by making investment in various types of securities. तीसरा है कि establish the mutual funds in the form of trust. And चौथा है कि vest the trustees with the power of superintendence and directions over the AMC. AMC मतलब assets management
कंपनी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्टैब्लिश द म्यूचुअल फंड्स in the form of a trust. Next question है who hold the property of a mutual funds for the benefit of the unit holder, benefit of the unit holder, AMC या custodian या trustee या sponsor, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि हु होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी एएमसी इन ए म्यूचुअल फंड्स। पहला है यहाँ पर कि होल्ड द सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ द फंड इन कस्टडी, दूसरा है कि मैनेज द फंड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, चौथा है तीसरा है एस्टैब्लिश द म्यूचुअल फंड्स इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट, एंड चौथा है कि वेस्ट द ट्रस्टी with the power of superintendence and the directions over the AMC बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी AMC इन ए म्यूचुअल फंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैनेज द फंड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ए कस्टोडियन इन ए म्यूचुअल फंड्स, what is the role of a custodian in a mutual funds। पहला है hold the securities of various scheme of the fund in custody, दूसरा है manage the fund by making investment in various types of securities, तीसरा है कि establish the mutual fund in the form of a trust, and चौथा है कि vest the trustee with the power of superintendence and directions over the AMC बताइएगा इसका आंसर। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कस्टोडियन इन ए म्यूचुअल फंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर होल्ड द सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ द फंड इन कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कंपटीशंस The question is what is the requirement for the composition on the board of trustee of a mutual fund SEBI regulations, पहला ऑप्शन है at least 50% of the directors should be independent, दूसरा है at least 2/3 of the director must be independent, तीसरा है at least 1/3 of the directors should be independent, and चौथा है at least 3/4 of the directors must be independent। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर द कंपोजिशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ ए म्यूचुअल फंड्स सेबी रेगुलेशंस, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कंपोजिशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन AMC एज पर सेबी regulations, पहला ऑप्शन है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट, दूसरा है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तीसरा है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट, चौथा है कि एटलीस्ट 3/4 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर द कंपोजिशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of an AMC as per SEBI guidelines, क्वेश्चन है ऑप्शन है यहाँ पर कि एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट, दूसरा है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तीसरा है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड चौथा है कि एटलीस्ट 3/4 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि एटलीस्ट 50% of the directors must be independent। Next question है कि what is the performance of a scheme of a mutual funds denoted NIV, net investment value, market assets value, net assets value या total unit value। देखो म्यूचुअल फंड्स में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट में, उस पैसे की आज करेंटली वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पर NAV, नेट एसेट्स वैल्यू। नेट एसेट्स वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ शेयर
बाय नंबर ऑफ यूनिट शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर बाय नंबर ऑफ यूनिट शेयर। यहाँ जो वैल्यू ऑफ शेयर है, यहाँ से जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी का जो एक्सपेंस होगा उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है एनएवी, नेट एसेट्स वैल्यू। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट है, उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर ने जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, तो उसकी आज के डेट में क्या वैल्यू है, तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, तो एनएवी यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज एनएवी कैलकुलेटेड फॉर म्यूचुअल फंड्स स्कीम। तो क्वेश्चन है कि हाउ इज एनएवी कैलकुलेटेड फॉर ए म्यूचुअल फंड्स स्कीम। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द स्कीम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द स्कीम। दूसरा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द स्कीम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द स्कीम। तीसरा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द स्कीम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द स्कीम। एंड तीसरा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम डिवाइडेड बाय एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द स्कीम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ द स्कीम। एनएवी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द स्कीम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय यूटीआई। व्हाट वाज द फर्स्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय यूटीआई, यूएस 78, यूएस 64, यूएस 87 या यूएस 93? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय यूटीआई। व्हाट वाज द फर्स्ट स्कीम यू लॉन्च्ड बाय यूटीआई, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूएस 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फेज ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड डिड प्राइवेट सेक्टर फंड्स एंटर द मार्केट इन इंडिया। तो प्राइवेट सेक्टर फंड्स एंटर द मार्केट इन इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड फॉर ए क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड बताइए। पहला ऑप्शन है कि देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड, दूसरा है कि 3 to 5 ईयर्स, तीसरा है 1 ईयर्स एंड चौथा है 10 ईयर्स। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड फॉर ए क्लोज एंडेड फंड। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 3 to 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है when can investors invest in a close ended fund। क्वेश्चन है यहाँ पर कि when can investors invest in a close ended fund। पहला ऑप्शन है कि एनी टाइम दे वांट, दूसरा है कि only during a specified period at the time of lunch, तीसरा है यहाँ पर कि only during a specified period एंड चौथा at the end of the fund maturity period एंड चौथा है कि only after the fund has been listed on the stock exchange। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि when can investors invest in close ended fund। आपको बता दें इसका आंसर होगा only during a specified period at the time of lunch। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the purpose of periodic repurchase at net assets value related prices। net assets value related prices क्वेश्चन है
What is the purpose of periodic purchase? At net assets value related prices. पहला ऑप्शन है कि टू प्रोवाइड एन एग्जिट रूट टू द इन्वेस्टर्स, दूसरा यहां पर कि टू इनकरेज इन्वेस्टर्स ऑन टू देयर यूनिट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड, एंड तीसरा है कि टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ यूनिट्स, एंड चौथा है कि टू प्रोवाइड एडिशंस इनकम इन द म्यूचुअल फंड्स कंपनी, इन द म्यूचुअल फंड्स कंपनीज। आपको बता दें यहां पर आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड एन एग्जिट रूट टू द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द एग्जिट रूट प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स टू ऑफ क्लोज एंडेड फंड, ऑफ क्लोज एंडेड फंड। पहला ऑप्शन है यहां पर कि डायरेक्ट रिडम्पशंस बाय द म्यूचुअल फंड्स कंपनी, दूसरा है कन्वर्जन्स टू ओपन एंडेड फंड, तीसरा है यहां पर लिस्टिंग ऑन ए प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज, एंड चौथा है लिस्टिंग ऑन ए पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग ऑन ए पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। बताइएगा आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज वन ऑफ द एग्जिट रूट प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ क्लोज एंडेड फंड। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा लिस्टिंग ऑन ए पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग ऑन ए पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are interval fund? What are interval fund? पहला ऑप्शन है close ended fund that do not allow purchase or redemption, दूसरा है close ended fund that allows purchase and redemption during a specified transactions period, तीसरा है यहाँ पर कि open end fund that allows purchase and redemptions during a specified transactions period, and चौथा है कि mutual funds that invest only in intervals of times, intervals of times। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर इंटरवल फंड, व्हाट आर इंटरवल फंड। पहला है क्लोज एंडेड फंड दैट डू नॉट अलाउ परचेज ऑफ रिडम्पशन, दूसरा है close ended fund are that allowed purchase and redemption during the specified transactions period, यही हो जाएगा आंसर, close ended fund। next question है what is the minimum durations of a transactions period of interval fund, what is the minimum durations of transactions period for interval funds, 1 day, 2 days, 7 days or 15 days। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशंस ऑफ ए ट्रांजैक्शंस पीरियड फॉर ए इंटरवल फंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यहां पर 2 days, 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन कैन ट्रांजैक्शंस अकर्स फॉर इंटरवल फंड, डेली, वीकली, मंथली, डेली, वीकली और मंथली। तो क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन कैन ट्रांजैक्शंस अकर फॉर इंटरवल फंड, डेली, वीकली, मंथली, या फिर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 15 days गैप बिटवीन ट्रांजेक्शंस पीरियड, 15 days गैप बिटवीन ट्रांजेक्शंस पीरियड। इसका आंसर हो जाएगा देयर मस्ट बी एटलीस्ट 15 days गैप बिटवीन टू ट्रांजेक्शंस पीरियड, जिसको कि हम लोग इंटरवल फंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंटरवल फंड दैट मेक्स देम सिमिलर टू बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड। पहला ऑप्शन है कि दे कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है दे हैव ए फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, तीसरा यहाँ पर दे कैन बी ओपनड रीपर्चेज ऑफ शेयर एट डिफरेंट इंटरवल, चौथा यहाँ पर कि देयर आर ओनली अवेलेबल फॉर परचेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लंच। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंटरवल फंड दैट मेक्स देम similar to both open-ended fund and closed-ended fund, इसका आंसर हो जाएगा they are open repurchase of share at different intervals। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि what is an actively managed fund, what is an actively managed fund। पहला ऑप्शन है कि the fund, a fund that invest in particular index, दूसरा है कि fund in which the fund team makes deliberate decisions, तीसरा यहाँ पर about how to invest the fund's money, तीसरा है कि fund that has lower expenses
than a passive fund. चौथा है a fund that does not make any deliberate investment decisions. तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड, बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा एक फंड इन विच द फंड टीम मेक्स डेलिबरेट डिसीजंस अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट द फंड्स मनी। हाउ टू इन्वेस्ट द फंड्स मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए पैसिव म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज ए पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पहला ऑप्शन है a fund in which the fund team makes deliberate decisions about how to invest the fund's money. दूसरा है कि fund that invest in particular index. तीसरा है कि fund that has lower expenses than an active fund. तीसरा चौथा यहाँ पर a fund that does not make any deliberate investment decisions. तो क्वेश्चन है कि what is a passive mutual funds. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि a fund that invest in a particular index. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज ए पैसिव मैनेजर टिपिकली इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। पहला ऑप्शन है कि बाइंग ऑल स्टॉक्स इन द 50 इंडेक्सेस इन इक्वल प्रोपोर्शंस। दूसरा है कि बाय बाइंग ऑल द स्टॉक्स द निफ्टी 50 इंडेक्स इन ए प्रोपोर्शंस टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशंस। एंड तीसरा है कि बाय इन्वेस्टिंग ओनली इन द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। एंड चौथा है कि बाय इन्वेस्टिंग only a few selected stocks from the Nifty 50 index. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि by buying all the stocks the Nifty 50 index in the proportions they are market capitalizations. Next question है what is tracking error in case of fund investment. What is tracking error in case of fund investment. पहला ऑप्शन है the difference between the returns of the fund and the returns of the particular index. दूसरा है कि द एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए फंड। तीसरा है द परसेंटेज ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन इक्विटीज सिक्योरिटी। चौथा यहाँ पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ पे आउट्स टू इन्वेस्टर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पे आउट्स टू इन्वेस्टर्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें यूनिट 41 चल रहा है अभी। पेपर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके पेपर है 1, मॉड्यूल है डी एंड यूनिट है 41। टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड्स। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रैकिंग एरर इन केस ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट। इन केस ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर the difference between returns of the fund and returns of the particular index. Next question है what is the primary advantage of passive fund compared to active fund. पहला ऑप्शन है they have lower expenses. दूसरा है they make it possible to beat the market index. तीसरा यहाँ पर they have a fixed period of investment. चौथा है कि they are easier to manage. They are easier to manage. बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दे हैव लोअर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रोथ स्कीम। व्हाट इज ग्रोथ स्कीम। पहला ऑप्शन है स्कीम दैट इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर इंडेक्स। दूसरा है स्कीम दैट री इन्वेस्ट अर्निंग्स इन द स्कीम इटसेल्फ विदाउट ए पेइंग आउट टू इन्वेस्टर्स। तीसरा यहाँ पर कि द स्कीम दैट पे आउट डिविडेंड टू इन्वेस्टर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। चौथा है स्कीम दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रोथ स्कीम। व्हाट इज ग्रोथ स्कीम। पहला है कि स्कीम दैट इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर इंडेक्स। दूसरा है स्कीम दैट री इन्वेस्ट अर्निंग्स इन द स्कीम इटसेल्फ विदाउट पेइंग आउट टू इन्वेस्टर्स। तीसरा है कि स्कीम दैट पे आउट डिविडेंड टू इन्वेस्टर्स
ऑन ए रेगुलर बेसिस, एंड चौथा है स्कीम दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा स्कीम दैट री इन्वेस्ट अर्निंग्स इन द स्कीम इटसेल्फ विदाउट पेइंग आउट टू इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिविडेंड स्कीम इन ए म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज ए डिविडेंड स्कीम इन ए म्यूचुअल फंड्स। पहला ऑप्शन है ए स्कीम दैट इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर इंडेक्स। दूसरा है ए स्कीम दैट री इन्वेस्ट अर्निंग इन द स्कीम इटसेल्फ विदाउट पेइंग आउट टू इन्वेस्टर्स। तीसरा है कि यहाँ पर कि ए स्कीम दैट पेज आउट डिविडेंड टू इन्वेस्टर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। चौथा है कि स्कीम दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक विद हाई डिविडेंड यील्ड्स, विद हाई डिविडेंड यील्ड्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिविडेंड स्कीम इन ए म्यूचुअल फंड। इसका आंसर हो जाएगा ए स्कीम दैट पेज आउट डिविडेंड टू इन्वेस्टर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स। पहला ऑप्शन है कि इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज। दूसरा है कि इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट only a single security। तीसरा यहाँ पर इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन only high risk security। चौथा है इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज only for short term gains, only for short term gains। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। इसका आंसर होगा इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी। देखो होता क्या है कि कोई भी कस्टमर डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि कस्टमर के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है उस सेक्टर का, किस कंपनी का शेयर मार्केट उठ रहा है या गिर रहा है, बुल है या बेयर है। तो इन सभी से बचने के लिए, या फिर जानकारी का अभाव है या समय नहीं है, इन सभी से बचने के लिए अपने पैसे को रखता है कहाँ पर, म्यूचुअल फंड्स कंपनी में। म्यूचुअल फंड्स कंपनी में एक फंड मैनेजर बैठा होगा, जब हम क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी की तरह मैदान पर अगर रहे तो लगता है कि टीम मैच जीत जाएगी। वैसे वो फंड मैनेजर के पास एक्सपर्टीज होता है शेयर बाजार का। वो डिसाइड करेगा कि हम उस पैसे को किन किन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। और बेसिकली क्या होता है, डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और किसी एक कंपनी के लॉस को दूसरे कंपनी के प्रॉफिट से मैनेज किया जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है हेजिंग। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी म्यूचुअल फंड्स है क्या, तो कस्टमर और कंपनी के बीच में एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एक वित्तीय मध्यस्थता का काम करती है कौन, म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एएमएफआई इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या रोल है। पहला ऑप्शन है कि टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज म्यूचुअल फंड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। दूसरा है कि टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। तीसरा ऑप्शन है टू फैसिलिटेट एंड अपहोल्ड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। एंड चौथा है कि टू प्रमोट एंड मार्केट म्यूचुअल फंड्स, टू प्रमोट एंड मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एएमएफआई। एएमएफआई का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा टू फैसिलिटेट एंड अपहोल्ड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देखो अगर क्वेश्चन आए कि म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर कौन है, तो वहां पर भी आंसर आप टिक करना क्या, सेबी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। पहला ऑप्शन है कि टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ म्यूचुअल फंड। दूसरा है टू रेगुलेट द सुपरवाइज म्यूचुअल फंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तीसरा यहाँ पर कि टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। चौथा यहाँ पर कि टू मार्केट म्यूचुअल फंड्स।
इसका आंसर हो जाएगा टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज म्यूचुअल फंड्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। पहले ही बता चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर कौन है, सेबी। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कौन, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एएमएफआई। एएमएफआई जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज एएमएफआई। पहला ऑप्शन है कि ये रेगुलेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दूसरा है ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो तीसरा यहाँ पर ये प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट कंपनी, एंड चौथा है ए ट्रेड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि ए सेल्फ रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेटर्स ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एएमएफआई। एएमएफआई का मतलब है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एएमएफआई। पहला ऑप्शन है टू प्रमोट द सेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, दूसरा है कि टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स, तीसरा है कि टू प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, चौथा है यहाँ पर कि टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पहला ऑप्शन है कि टू प्रमोट द सेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड, दूसरा है कि टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स, तीसरा है कि टू प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस कोड ऑफ कंडक्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एंड चौथा है टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कि टू प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कमिटी ऑन वैल्यूएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कमिटी ऑन वैल्यूएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पहला ऑप्शन है कि टू रिव्यू एंड इवॉल्व स्टैंडर्ड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दूसरा है कि टू प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तीसरा है कि टू इंटरैक्ट विद सेबी फॉर बेटरमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एंड चौथा है कि टू प्रमोट नेशन वाइड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, टू प्रमोट नेशन वाइड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। क्रिएटिव वर्ल्ड, सी नंबर, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कमेटी ऑन वैल्यूएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसका आंसर हो जाएगा टू रिव्यू एंड इवॉल्व स्टैंडर्ड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वेरी गुड आफ्टरनून क्रिएटिव वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कमिटी ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस। व्हाट इज द रोल ऑफ कमिटी ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस। पहला ऑप्शन है टू रिव्यू एंड इवॉल्व स्टैंडर्ड इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दूसरा है टू प्रमोट बेस्ट बिजनेसेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एंड चौथा है कि टू इंटरैक्ट विद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सेबी फॉर बेटरमेंट ऑफ, एंड चौथा है यहाँ पर कि टू प्रमोट नेशन वाइड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल कमिटी ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। बताइए क्रिएटिव वर्ल्ड जी क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द कमिटी ऑन रजिस्ट्रेशंस ऑफ एएमएफआई सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कमिटी ऑन रजिस्ट्रेशंस ऑफ एएमएफआई सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स। पहला ऑप्शन है कि टू रिव्यू एंड इवॉल्व स्टैंडर्ड इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दूसरा है टू प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तीसरा है टू इंटरैक्ट द सेबी फॉर बेटरमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, चौथा है कि टू डेवलप वेल ट्रेन्ड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स नेशन नेटवर्क फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आपको बता दें इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू डेवलप ए वेल ट्रेन्ड एजेंट distributors network for the mutual fund industry. Next question है कि what is the process through mutual fund scheme launches a new mutual fund called, new mutual fund जो नया टाइप का म्यूचुअल फंड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे कि
शेयर मार्केट में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, तो ऐसी जो न्यू म्यूचुअल फंड्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग NFO, न्यू फंड ऑफर। ठीक है, न्यू फंड ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज आफ्टर अलॉटमेंट शुड द स्कीम फॉर which there has been NFO be available on going repurchase, sell or trading? 1 business day या 3 business day या 5 business day या 7 business day? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी डेज आफ्टर अलॉटमेंट शुड द स्कीम फॉर विच देयर हैज बीन एन NFO, फिर से आ गया टर्म NFO को बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में न्यू फंड ऑफर, न्यू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो IPO, और उसके बाद जब भी शेयर इशू करेगी तो हो जाता है FPO, जिसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। लेकिन यहाँ पर NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 बिजनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द क्लोजर्स ऑफ द NFO शुड द यूनिट बी अलॉटेड अकाउंट स्टेटमेंट सेंड टू द इन्वेस्टर्स? 1 day, 3 days, 5 days एंड 7 days? क्रिएटिव वर्ल्ड बी नंबर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा फिर यहाँ से 5 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्केट रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स? What is the market risk in mutual funds? पहला ऑप्शन है the risk of fraud, embezzlement and the fund manager। दूसरा है कि the risk of investing in a new or untested mutual fund, and तीसरा है the risk of losses due poor market performance, and चौथा है यहाँ पर the risk of sting a mutual fund with high fee। इसका आंसर हो जाएगा the risk of losses due to poor market performance। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मार्केट रिस्क इन म्यूचुअल फंड? सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क? यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ म्यूचुअल रिस्क, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मार्केट रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स? मार्केट रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। तो आपको फिर से बता दें, अभी ग्रेट लर्निंग ऑफर चल रहा है, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, यानी कि जिसके पास सब्सक्रिप्शन है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज नाउ फ्री इज योर JAIB एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस विद इन 7 days फ्री ट्रायल, यानी कि अगर आप 1 से 3 मई के बीच में सब्सक्रिप्शन लेंगे 7 days का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। लाइव क्लासेस बाय टॉप एडुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस to the best in class study material, single unified planner to track classes and test, start learning। तो अब जो है अभी तक जो टर्म था हमारा वो यूनिट 41, जिसमें कि हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कशन किया, और अब जो है क्वेश्चन वो है आपका मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन 7 मई को है, तो मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है कि बैंकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया आर गवर्न मेनली डैश एक्ट एंड रेगुलेटर्स ऑफ बैंक। पहला ऑप्शन है यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और RBI। दूसरा है RBI एक्ट, NI एक्ट और RBI। तीसरा है यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, RBI एक्ट और RBI। चौथा है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, RBI एक्ट और सेबी। बताइए यहाँ जो फिल इन द अब ब्लैंक्स देख रहे हैं यहाँ पर, बताइए क्या होगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है बैंकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया आर गवर्न मेनली बाय डैश एक्ट एंड डैश एक्ट ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ बैंक। क्रिएटिव वर्ल्ड 1C, बहुत बढ़िया, क्रिएटिव वर्ल्ड जी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे देश में जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, RBI एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय RBI। तो 2 तरह के एक्ट के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रेगुलेशंस की बात हो। ठीक है, जब भी रेगुलेशंस की बात हो तो यहां पर आ जाएगा RBI एक्ट, और जब भी बैंकिंग बिजनेस की बात हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, यानी कि बैंकिंग बिजनेस कहने का मीनिंग है क्या कि बैंकिंग वर्क,
जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, तो वहां आ जाएगा बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टेंस। देखो बैंकिंग का डेफिनेशंस को लिखा गया, बताइए जल्दी से। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डैश फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग डैश अंडर सेक्शन ऑफ डैश बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रिएटिव वर्ल्ड जी जल्दी से बताइए फटाफट आंसर। डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट या 6C1 या फिर डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट या 5B या डिपॉजिट एडवांसेस और 5C या डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट एंड 5D। क्रिएटिव वर्ल्ड सेकेंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट एंड 5B। देखो बैंकिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ है, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन ऑफ 5B बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। यानी कि जो बैंकिंग की जो डेफिनेशंस है, जो बैंकिंग की डेफिनेशंस है, इसे डिफाइंड किया गया है कहाँ, उसी चीज को पूछ दिया गया क्वेश्चन में। तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 5B लिखा गया कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग टू द कस्टमर ऑन देयर डिमांड इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पिंग द बैंकिंग सिस्टम इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड। क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड, पहला ऑप्शन है कि BCSBI जिसको बोलते हैं हम लोग बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है सिविल जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तीसरा ऑप्शन है क्रिसिल एंड चौथा ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है क्रिएटिव वर्ल्ड का, सर सबसे ज्यादा, क्रिएटिव वर्ल्ड आपका नाम क्या है बताइएगा। सर सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्शन का है। सबसे ज्यादा वेटेज किसी सेक्शन का नहीं, बराबर क्वेश्चन रहेगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इस बार क्या हुआ है कि रिटेल बैंकिंग जो है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को ऐड किया गया और इंडियन इकोनॉमी जो पहले PPB का ही पार्ट था उसी में पूछ दिया जाता था, उसको एक अलग से सेक्शन कर दिया गया है। तो जो लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट बैंकिंग था उसको अब PPB में मिला दिया गया, इसीलिए वेटेज किसी सेक्शन पे ज्यादा कम नहीं होगा, क्वेश्चंस बराबर ही होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिमांश शर्मा जी, डेली आइए लाइव, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी क्लासेज आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ बता दें कि आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is helping the banking system in sharing the information about the credit history of the household। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिविल। देखिए कहीं से भी हम लोन लेते हैं तो सिविल जो है क्या होता है कि हमारा पैन नंबर लिया जाता है और कहीं ना कहीं सिविल जो है हमारी क्रेडिट हिस्ट्री तैयार करती रहती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय एक्ट फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एक्ट फॉर देयर बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बताइएगा, पहला ऑप्शन है कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या RBI एक्ट। दूसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट,
बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट और आरबीआई एक्ट। तीसरा यहाँ पर कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट और आरबीआई एक्ट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मनीष कुमार, कैसे हैं आप। 5D क्रिएटिव वर्ल्ड C5C, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन था कि प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट एंड आरबीआई एक्ट। देखो जब भी रेगुलेशंस की बात होगी तो एनआई एक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एनआई एक्ट में कहीं ना कहीं डिफाइंड है क्या, तो चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड in value added services that are offered under wholesale banking by banks। wholesale banking by banks, पहला ऑप्शन है डेरिवेटिव डेस्क, दूसरा है लेटर ऑफ क्रेडिट, तीसरा एम्प्लॉयज ट्रस्ट एंड चौथा यहां पर चैनल फाइनेंसिंग। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये एक मॉक टेस्ट है जहां के हर चैप्टर का रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इससे पहले वाला जो सेशन था या जो कुछ सेक्शन था जिसमें कि हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक था वो म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर क्या है कि मॉक टेस्ट है तो हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन लाएंगे। होलसेल बैंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, सिंडिकेट लोन के बारे में बताया था, कंसोर्टियम फाइनेंस के बारे में भी बताए थे हम। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड अंडर होलसेल बैंकिंग बाय बैंक। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट होलसेल बैंकिंग यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है। क्वेश्चन है कि हैज अथॉरिटी टू इश्यू मैनेज करेंसी ऑफ इंडिया, दूसरा है कि इश्यू बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरा है यहाँ पर कैन इश्यू बैंक नोट्स हैविंग डिनोमिनेशंस ₹2 to 10,000 एंड चौथा है कि द बैंक नोट्स आर लीगल टेंडर एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया। बताइएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इश्यू बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स। इश्यू बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स। करेंसी नोट इश्यू करने का तो अधिकार है लेकिन बैंक नोट्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट्स regulates the banking system by affecting the decision making by RBI since government hold the entire share capital of RBI। दूसरा है government can give directions to RBI under section 7(1) of RBI Act। तीसरा चौथा है यहाँ पर तीसरा है कि गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर द बैंकिंग सिस्टम। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन है, यहाँ है बी ऑप्शन और यहाँ है सी ऑप्शन, और जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 1 to C ऑल करेक्ट, ए एंड बी ओनली आर करेक्ट, बी एंड सी ओनली आर करेक्ट या ए एंड सी ओनली आर करेक्ट। बताइएगा आंसर। यहां पर क्वेश्चन है गवर्नमेंट रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम बाय अफेक्टिंग
The decision making by RBI since government hold the entire share of capital of RBI. B number है government can directions to RBI under section 7 1 of RBI Act. तीसरा यहाँ पर government has absolute power over the banking system. Creative World 8A. क्रिएटिव वर्ल्ड 8A मनीष कुमार ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए एंड बी आर करेक्ट। सी करेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर द बैंकिंग सिस्टम नहीं है। बैंकिंग सिस्टम पर एब्सोल्यूट पावर गवर्नमेंट का नहीं होता। आरबीआई भी है बीच में। ठीक है, तो सी नंबर तो ऐसे ही गलत है। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई अंडर सेक्शन 7(1). ये हम आपको बताए थे आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 1, 2 और 3 हम बताए थे कि क्या सेक्शन 7(1) में कहा गया है कि समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में आरबीआई को डायरेक्शंस दे सकती है। सेक्शन 7(2) कहता है कि अगर आरबीआई का गवर्नर इस्तीफा दे देता है तो इस दौरान जो डिप्टी गवर्नर है उनके पास एब्सोल्यूट पावर चला जाएगा। और फिर सेक्शन 7(3) कह रहा है क्या कि डिप्टी गवर्नर भी इस्तीफा दे देते हैं तो उस समय में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और मेंबर हैं, जो 10 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चुना गया है, 4 मेंबर लोकल बोर्ड के, 2 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा चुना गया है, उनके पास जो है पूरी अथॉरिटी पावर हो जाएगी। तो ये दूसरा ऑप्शन यानी कि बी नंबर भी सही है। ये तो सही है ही। इंटायर शेयर ऑफ कैपिटल आरबीआई गवर्नमेंट का है, क्योंकि जब से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद से आरबीआई के सारा शेयर, उस समय में मात्र 5 करोड़ था, जहां पर शेयर की वैल्यू 100 रुपए पर यूनिट थी, लेकिन इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा शेयर हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर आरबीआई को डायरेक्शंस दे सकती है। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 7 1, 2 और 3 में लिखा हुआ है। अगर आरबीआई का गवर्नर इस्तीफा दे दे तो डिप्टी गवर्नर भी इस्तीफा दे दे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास पूरा पावर हो जाता है। आपने सुना होगा जब उर्जित पटेल जी ने इस्तीफा दिया था तो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 7 1, 2, 3 बहुत ज्यादा चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash is type of transferable financial instrument traded on a local stock exchange of a country but represents a security issued by a foreign publicly listed company। बताइएगा आंसर क्या होगा? मनीष कुमार ए नंबर, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है कि a dash is type of transferable financial instrument traded on a local stock exchange of a country but represents a security issued by foreign publicly listed company। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मनीष कुमार 9A, क्रिएटिव वर्ल्ड 9A। इसका आंसर हो जाएगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बहुत बढ़िया। डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था एडीआर, आईडीआर, जीडीआर के बारे में। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आईडीआर, एडीआर और जीडीआर।
साथ ही साथ एक इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट और बताए थे हम, पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। तो जब कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसको अपने कन्वर्ट करेगा किसमें, पी नोट में। या कोई कंपनी जब हमारे इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी तो आईडीआर में पैसे कन्वर्ट करेगी। अगर हमें अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना होगा तो हम एडीआर में कन्वर्ट करेंगे, और जीडीआर के बाद हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे यूरोप हो या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, जहां पर हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर इन बैंकिंग कंपनीज which exceed dash percentage of paid up capital of the banks require acknowledgement by dash before registrations of in the book of company। पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर 5% एंड सेबी, दूसरा है 5% आरबीआई, तीसरा है 10% आरबीआई, चौथा यहाँ पर 10% कंपनीज लॉ बोर्ड। बताइएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन है कि एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर इन बैंकिंग कंपनी which exceed dash percentage of paid up capital of the bank require acknowledgement by dash before registrations of the book of the company। इसका आंसर हो जाएगा 5% एंड आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कैन नॉट बी लेस देन। बताइए, यहाँ पर इंडियन प्राइवेट बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ का कैपिटल चाहिए, वहीं पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेशनलाइज्ड बैंक का ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत जमा पूंजी कितनी होनी चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होना चाहिए किसका, तो नेशनलाइज्ड बैंक का। बताइए आंसर। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ और 3000 करोड़। क्रिएटिव वर्ल्ड 10B, क्रिएटिव मनीष कुमार 10B, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है कि ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कैन नॉट बी लेस देन डैश करोड़। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 3000 करोड़। देखो, नेशनलाइज्ड बैंक का ऑथराइज्ड कैपिटल होना चाहिए कितना, याद रखिएगा 3000 करोड़ रुपए। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है कि कोई भी कंपनी मार्केट में जितने रुपए तक शेयर इशू कर सकती है वो उसका ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। उसमें से जितना शेयर इशू करती है वो इश्यूड कैपिटल, जितने लोग शेयर को खरीदने की इच्छा जाहिर की, रजिस्ट्रेशन करवा लिए, सब्सक्राइब कैपिटल, और कंपनी को जितना कलेक्शन मिलता है वो उसका क्या होता है, पेड अप कैपिटल। तो जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसके लिए 3000 करोड़। वहीं पर आप देखते हैं इंडियन प्राइवेट बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ कैपिटल, तो वो इंडियन प्राइवेट बैंक है, यहाँ पर नेशनलाइज्ड बैंक है। पहले फेज में जो नेशनलाइजेशन हुआ था तो उसका क्राइटेरिया क्या था कि 50 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। दूसरे फेज में क्या था कि 200 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक कस्टमर इज डिफाइंड एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरल क्लाउजेज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लाउजेज एक्ट, या केवाईसी गाइडलाइंस। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मनीष कुमार 11C, बहुत अच्छा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि बैंक कस्टमर इज डिफाइंड एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
बैंक कस्टमर को केवाईसी गाइडलाइंस में डिफाइन किया गया। वैसे केवाईसी जो है वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को फॉलो करती है। केवाईसी में क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन इसका जो गाइडलाइंस है वो देती आरबीआई है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि हर एक कस्टमर का बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा। अगर वो डिपॉजिट करता है तो एक अलग रिलेशन है, लोन ले रहा है तो अलग रिलेशन है, एफडी कर रहा है तो अलग रिलेशन है, सेविंग अकाउंट में एक बैंक कस्टमर का एक अलग रिलेशन होता है, ठीक, करंट अकाउंट में बैंक कस्टमर का एक अलग रिलेशन होता है। क्वेश्चन यहाँ पर, ए बैंक विच इज ऑथराइज्ड बाय इश्यूइंग कंपनी to issue depository receipt against issue of foreign currency convertible bond or ordinary share of the issuing company is called overseas depository bank, inland depository bank, custodian bank या authorized bank। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि बैंक विच इज ऑथराइज्ड बाय issuing company to issue depository receipt against issue of foreign currency convertible bond ordinary share of the issuing company is called। इसका आंसर हो जाएगा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स ऑब्लिगेशंस टू पे द चेक drawn by customer under section 31 of NI Act exist in which of the following circumstances? In which of the following circumstances? पहला ऑप्शन है when the bank in word and figure differs, दूसरा है कि when an attachment order has been received, तीसरा है कि when the signatures of the drawer are genuine but differs। मनीष कुमार 13A, क्रिएटिव वर्ल्ड 13A। बताइए आंसर क्या होगा। मनीष कुमार 14A। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन ऑफ 31 की बात हो रही है। क्वेश्चन है बैंक्स ऑब्लिगेशंस टू पे द चेक ड्रॉन बाय द कस्टमर अंडर सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस व्हेन द अमाउंट्स ऑफ वर्ड्स एंड फिगर आर डिफर। ठीक है, जैसे कि हम किसी चेक पर मान लो कि न्यूमेरिक में लिख दिए यहाँ पर 5000 और वर्ड्स में जो है 5200 लिख दिए, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। ठीक, इस केस में बैंक ऑब्लिगेशंस लगा सकती है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकर्स ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन सिक्रेसी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि एज पर प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशंस एंड ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग एक्ट 1970। दूसरा है कि एज पर एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। तीसरा है कि इट कंटिन्यूअस ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द अकाउंट एंड ऑल्सो आफ्टर क्लोजर। एंड चौथा यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइए आंसर। मनीष कुमार 14A, बहुत बढ़िया।
तो क्वेश्चन है कि बैंकर्स ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन सिक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 15D क्रिएटिव वर्ल्ड। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारा सही है, क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज in the primary market is subject to fulfillment of an number of requirement stipulated by SEBI, IRDA, RBI या all of the above। बताइए इसका आंसर। तो क्वेश्चन है यहां पर कि इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड बाय सेबी, IRDA या RBI या ऑल ऑफ द अबव। क्रिएटिव वर्ल्ड 16A। तो क्वेश्चन है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड बाय। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, सेबी। जब भी बात होगी सिक्योरिटीज की प्राइमरी मार्केट की तो वहां पर कौन आ जाएगा, सेबी। यानी कि शेयर मार्केट की जब भी बात हो, स्टॉक्स की बात हो, कैपिटल मार्केट की बात हो, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेगुलेशंस के बारे में क्वेश्चन आए, सब है सेबी। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात हो, सब का रेगुलेटर्स कौन है, सेबी। इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन, तो IRDA। इसके अलावा बैंक का रेगुलेटर कौन, RBI। ठीक है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर जहां पर IRDA, बैंक का रेगुलेटर RBI। अगर क्वेश्चन पूछे NBFC का रेगुलेटर तो RBI। क्वेश्चन पूछे फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेटर तो फॉरेन एक्सचेंज का भी रेगुलेटर कौन, RBI। क्वेश्चन पूछे मनी मार्केट का रेगुलेटर्स तो मनी मार्केट का भी रेगुलेटर्स कौन, RBI। ठीक है, इसके अलावा जितना PF फंड है, पेंशन फंड है, जिसमें कि प्रोविडेंट फंड की बात करें तो EPF, PPF या फिर NPS, इस सब का रेगुलेटर्स कौन है, तो PF RDA, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो आपको बता दें कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज नाउ फ्री। ठीक है, एस योर JAIB एग्जामिनेशन प्रिपरेशन विद एन एक्सक्लूसिव 7 days फ्री ट्रायल। आप 7 days फ्री ट्रायल ले सकते हैं। 1 मई से 3 मई के बीच आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अभी चल रहा है। तो लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एडुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस in the best in class study material, single unified planner of track classes and tests। तो लर्निंग स्टार्ट करिए, 7 days फ्री ट्रायल है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफिनेशंस ऑफ द टर्म बैंकिंग इज एज पर सेक्शन 5B ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, RBI एक्ट और NI एक्ट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्रिएटिव वर्ल्ड 7th B।
तो क्वेश्चन है definitions of the term banking is as per sections 5B of the which of the following: Banking Companies Act, Banking Regulations Act, RBI Act और NI Act. क्रिएटिव वर्ड 17B इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट सेक्शन 5B हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि सेक्शन 5B में डिफाइंड किया गया है किसको, तो बैंकिंग के डेफिनेशंस को। A financial institutions which accept deposit from the public for the purpose of investment and lending for the purpose of investment and lending to the customer on their demand in the form of check, draft and other instrument. तो ये जो बैंकिंग के डेफिनेशंस है इसको डिफाइंड किया गया है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 5B में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द जनरल लियन इज अवेलेबल ए बैंकर wharfingers, factors, attorney of high court, provided there is no agreement to the country. ABD only, ABCD only, ABC only, A to D all. बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्रिएटिव वर्ल्ड 18A, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा A to D all. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर which of the following statement regarding a broker is not true. क्वेश्चन है which of the following statement regarding a broker is not true. पहला ऑप्शन है कि he is member of stock exchange, दूसरा है he is registered with SEBI, तीसरा है कि a sub broker is affiliated to a member of recognized stock exchange and registered with SEBI, एंड चौथा यहाँ पर none of the above, none of the above। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए ब्रोकर इज नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन है कि ही इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है कि ही इज रजिस्टर्ड विद सेबी, तीसरा है कि सब ब्रोकर इज एफिलिएटेड टू अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टर्ड विद सेबी, एंड चौथा नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ द अबव, क्योंकि ब्रोकर नॉट लगा था क्वेश्चन में, ये सारा ट्रू है। वाला कंडीशंस तो मेंबर होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का, दूसरा रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के पास, तीसरा सब ब्रोकर इज एफिलिएटेड टू ए मेंबर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टर्ड विद सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is not an essential feature, is not an essential features of a mandate। पहला ऑप्शन है कि इट इज गिवन ऑन ए सिंपल पेपर, दूसरा है इट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशंस विद एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, तीसरा है इन ज्वाइंट अकाउंट एंड ए पार्टनरशिप इट शुड बी साइंड बाय ऑल अकाउंट होल्डर एंड ऑल पार्टनर्स, एंड चौथा है कि इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड। क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ ए मैंडेट। इसका आंसर हो जाएगा कि इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉन्ड इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रैपिड इट एज इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड ए डैश बॉन्ड, कूपन बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर और जीरो कूपन बॉन्ड।
क्रिएटिव वर्ल्ड 22D, इसका आंसर हो जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का डेफिनेशन ही है बॉन्ड इश्यूड एट ए डिस्काउंट एंड रैपिड, इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। याद ही रखिएगा कि इसका ये डेफिनेशन ही है जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी रिसिप्ट इज इश्यूड बाय to a qualified institutional buyer in pursuance to a securitizations program। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है सिक्योरिटाइजेशंस कंपनी, तीसरा है रेटेड कंपनी एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है यहां पर सिक्योरिटी रिसिप्ट इज इश्यूड बाय टू ए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इन परस्यूएंस टू ए सिक्योरिटाइजेशंस प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर सिक्योरिटाइजेशंस कंपनीज, सिक्योरिटाइजेशंस कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज थ्री पार्टीज दैट इज ड्रॉवर, पेई एंड ड्रॉवी, ड्रॉवर, पेई एंड ड्रॉवी टू द इंस्ट्रूमेंट, टू द इंस्ट्रूमेंट। पहला ऑप्शन है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, दूसरा है कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, तीसरा है यहां पर प्रोमिसरी नोट्स एंड चेक एंड चौथा है प्रोमिसरी नोट एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज थ्री पार्टीज दैट इज ड्रॉवर, पेई एंड ड्रॉवी टू द इंस्ट्रूमेंट। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एन अकाउंट पेई क्रॉसिंग, अकाउंट पेई क्रॉसिंग। ये सारा क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है। पहला ऑप्शन है कि इट इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट, दूसरा है इट्स पेईज इज होल्डर ओनली, तीसरा यहां पर कि इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ एन अकाउंट पेई क्रॉसिंग, ऑफ एन अकाउंट पेई क्रॉसिंग। पहला ऑप्शन है इट इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट, दूसरा है कि इट्स पेईज होल्डर ओनली, तीसरा है कि इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड चौथा ऑल ऑफ द अबव। आपको बता दें इसका सारा आंसर सही होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। देखो मॉक टेस्ट है तो अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट, क्वेश्चन में लगा हुआ नॉट, ध्यान देना यहां पर। दूसरा है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, तीसरा है कि टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड चौथा है यहां पर नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑफ सेबी। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता ही है। क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ था। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है कि टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट, ये सारा फंक्शंस है सेबी का,
सेबी बना था 1988 में और सेबी से रिलेटेड एक्ट है सेबी एक्ट 1992 और ये हम आपको बता चुके हैं कि ये सारा फंक्शंस है किसका सेबी का, लेकिन क्वेश्चन में नॉट लगा था इसीलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, बताइएगा। क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है सिग्नेचर ऑफ द पेई और इंडोर्सी फॉर नेगोशिएशंस ऑफ द चेक इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। दूसरा है इंडोर्समेंट कैन बी ओनली ऑन द बैक साइड ऑफ और सेपरेट शीट ऑफ पेपर कॉल्ड एलॉन्ग। तीसरा है कि चेक कैन बी इंडोर्स फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड चौथा है कि इंडोर्समेंट इज पॉसिबल ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन यहां पर कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा endorsement can be only the back side of separate sheet of paper called along. Next question is the mechanism for pooling resources from the public by issuing units to them and investing the funds so collected in securities in accordance with objective disclosed is in an offer document is called public issue, mutual fund, securitizations या आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर क्या, तो म्यूचुअल फंड्स। अभी बताए थे आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि कस्टमर और कंपनी के बीच में एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए गिल्ट फंड द म्यूचुअल फंड्स मेक इन्वेस्टमेंट इन ए गिल्ट फंड म्यूचुअल फंड्स मेक इन्वेस्टमेंट इन। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, तीसरा है कॉर्पोरेट डेप्ट एंड चौथा है यहां पर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेप्ट। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि इन ए गिल्ट फंड द म्यूचुअल फंड मेक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेप्ट एंड गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेप्ट। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गिल्ट फंड के बारे में हम ऑलरेडी आपको बताए थे जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस पर बातें कर रहे थे कि आरबीआई क्या करती है उस समय में कि गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से या फिर जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट को ही हम लोग कहते हैं गिल्ट एज मार्केट। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। गिल्ट एज मार्केट मीन्स, क्वेश्चन पूछे तो सीधा बताइए कि मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है कि गिल्ट एज मार्केट मीन्स, और यहां जो फंड यूज होता है वही है गिल्ट फंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक बी मेक्स पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग चेक for which of the bank will not get protections, bank will not get protections। पहला ऑप्शन है कि चेक विद वन endorsement as forged endorsement, दूसरा है कि bearer check bearing an endorsement in favor of X while payment is received by Y without endorsement from X, तीसरा है a check the amount of which has been filled by the payee and was left bank by the drawer एंड चौथा है कि चेक हैविंग अमाउंट इन वर्ड ₹5,000 while अमाउंट इन फिगर was लेफ्ट बैंक। तो क्वेश्चन है कि बैंक बी मेक्स पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग चेक विच ऑफ द दिस या फॉर विच ऑफ दिस बैंक विल नॉट गेट प्रोटेक्शंस। इसका आंसर हो जाएगा कि चेक हैविंग अमाउंट इन वर्ड्स ऑफ ₹5,000 while amount of figure was left bank। Next question is for collections of which of the following the collecting bank will get protections।
द कलेक्टिंग बैंक गेट प्रोटेक्शन। पहला ऑप्शन है ए चेक दैट डज नॉट बेयर एनी क्रॉसिंग बिफोर इट इज हैंडेड ओवर टू द बैंक, बैंक पुट्स इट्स ऑन स्टाम्प to present the check for clearing. A check as first deposit in newly opened account after compiling with KYC guidelines. या सी नंबर है check is written into two इंक यानी कि दो तरह के पेन से लिखा गया है, टू हैंड राइटिंग एंड टू स्क्रिप्ट, या ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कलेक्टिंग बैंक विल गेट प्रोटेक्शन, हर तरह के चेक का KYC गाइडलाइंस, फर्स्ट डिपॉजिट इन न्यूली ओपनड अकाउंट, सबका प्रोटेक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीगल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इज इन द फॉर्म ऑफ। देखो क्वेश्चन मिक्स इसलिए है क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि द लीगल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या प्रोप्राइटरशिप, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या ट्रस्ट। क्या होगा यहां पर आंसर बताइए। तो क्वेश्चन है कि द लीगल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या ट्रस्ट। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट के बेस पे म्यूचुअल फंड चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फिक्सेस द इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स फॉर सम जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सम जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेबी, या IRDA, या ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी ABC, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी ABC। तो फिर से आप सभी को बता दें ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अभी चल रहा है। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फ्री ट्रायल है, 7 days फ्री ट्रायल। Unacademy subscription is now free JAIIB examinations. Start learning live classes by India's top educators. Unlimited access to the best in class study material. Single unified planner of track classes and test. तो आप मुझे Unacademy लर्निंग ऐप पर सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अभी बिल्कुल फ्री ट्रायल चल रहा है, 1 से 3 मई के बीच में है। यूट्यूब की क्लासेस हमारी रेगुलर आती है रात को 9 बजे, प्लस क्लासेस रात के 10 बजे और 11:05 पर। Unacademy लर्निंग ऐप पर मुझे आप सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। फिर जो अभी जब तक आपका एग्जाम है तो डेली हम क्लासेस 1 बजे दिन में लाया करेंगे, दिन के 1 बजे। ठीक है।